गुड मॉर्निंग यूट्यूब। कैसे हैं आप लोग? चलिए, हमने एक सीरीज जो स्टार्ट किया है बीकॉम ऑनर्स थर्ड पार्ट के बच्चों के लिए, स्पेसिफिकली डिजाइन जो किया गया है बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के छात्रों छात्राओं के लिए, जो कि इनकम टैक्स का सब्जेक्ट है पेपर उनका बीकॉम थर्ड पार्ट में, जिसका असेसमेंट ईयर 2021 का हमारा क्लास चल रहा है। चलिए, इस सीरीज में अभी तक 4-5 लेक्चर जो हम लोगों ने किया है, उसमें बस केवल एक आइडिया लिया था कि क्या सब बातें उसमें करनी है हमको, राइट। अब जो है आपका फुल फ्लैश अगर आप देखेंगे, तो फुल फ्लैश अगर हम बात करें, तो पहले हम लोगों ने फुल फ्लैश जो बात किया था कि हमारे पास जो निकल के आ रहा था कि हमारे पास इनकम के जो हेड है वो 5 हेड है। 5 हेड में आपके पास सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट बिजनेस प्रोफेशन का, कैपिटल गेन का, अदर सोर्स का। उसमें से हमने कल डिसाइड किया था पिछले लेक्चर में कि हम सबसे पहले इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी, मतलब मकान संपत्ति से जो आय होगी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए, इससे पहले आपको एक छोटा सा समरी हम कर देना चाहते हैं ताकि ये सीक्वेंस बना रहे। पहली बात ये ध्यान में रखना है कि अपना ये सारा जो वीडियो होगा असेसमेंट ईयर 2021 के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। मतलब आपके पास जो भी अमेंडमेंट फाइनेंस एक्ट 19 के तक आ चुके हैं वही आपके सिलेबस में कवर्ड है और वही तक का काम हमको करना है, पहला चीज। दूसरा है कि YouTube पे जब वीडियो लोड होगा तो बहुत सारे वीडियो होंगे, तो उसका एक सीक्वेंस मेंटेन करना पड़ेगा हम लोगों को। तो हमने एक सीक्वेंस दिया हुआ है, जैसे आपका चैप्टर 1 ऐसे सीरीज मिलेगा। चैप्टर 1 डिनोट करेगा हाउस प्रॉपर्टी से, और L1 का मतलब लेक्चर 1 ऑफ चैप्टर 1। ऐसे ही जैसे ही अब सैलरी का शुरू होगा तो चैप्टर 2 L1, ताकि आप प्लेलिस्ट में जाएंगे यूट्यूब के, वहां पे बीकॉम थर्ड पार्ट का जो प्लेलिस्ट ओपन करोगे तो एकदम आपको सीक्वेंस में वीडियो मिले एक एक करके। तो एक बात ये ध्यान में रखना है। और ये सारे आपको नोटिफिकेशन कैसे मिलेंगे? तो आपको यूट्यूब चैनल जो है गैप फाइनेंशियल सर्विसेज के नाम से बना हुआ है, उस पे जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डे टू डे बेसिस पे आपका लेक्चर आएगा, कभी कभी मिस हो सकता है, अदरवाइज हम कोशिश करेंगे कि पर डे आपका एक लेक्चर वीडियो का हम डालते रहें, ताकि आपको ईजिली हो जाए, कन्वीनियंट हो जाए। चलिए, उसके पहले आपके पास एक बुक अवेलेबल होना चाहिए इनकम टैक्स का। जो हिंदी मीडियम है वो हिंदी मीडियम से पढ़ेंगे, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश मीडियम से पढ़ेंगे। तो ये सारा बात आपको करना है। तो इतना बात को ध्यान में रखते हुए हम आज स्टार्ट करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब देखिए साहब, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इनकम टैक्स लगाना है। जैसे कि हमने आपको डिस्कस भी किया हुआ था कि आपके पास सीन क्या रहता है। आपके पास जो सीन रहता है कि हमारे पास इनकम जो भी आएगा निकल के, उस सब का सब एक जगह इकट्ठा होगा और उसमें से जो डिडक्शन होगा उसको लेस करने के बाद इनकम टैक्स लगेगा। अब इनकम टैक्स इतना आसान लॉ भी नहीं है कि आप सीधे उठाए और आपको क्वेश्चंस का आंसर बना दिया या टैक्स निकाल के एसएससी को टैक्स पे करवा दिया। इतना आसान नहीं है सर। तो सबसे पहले हम लोगों को जो काम करना है वो कॉन्सेप्चुअली आपको रीड करना है, फिर आप प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस पे जाएंगे। अगर हम बात करें, अगर आपको हम एक जिस्ट में बताने की कोशिश करें, एक बार हम रिवर्स गियर में हम आपको चलाने की कोशिश करते हैं कि अगर इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी में निकालने की कोशिश करोगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। ये जो है अब इसका हम पार्ट एंड पार्सल कर रहे हैं, अभी इन सारे को छोड़ देते हैं। अभी केवल आपके पास ये पॉइंट्स जो आएगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने का तात्पर्य ये है कि अभी हमको केवल फोकस करना है इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी, मकान संपत्ति से आय पे हमको ध्यान केंद्रित करना है, राइट। तो जैसे ही हम मकान संपत्ति से आय पे ध्यान केंद्रित करने की बात करते हैं, तो आपके पास जो आमदनी निकल के आएगा कुछ इस सीक्वेंस में आएगा। जैसे हम आपको लिख के बताने की कोशिश कर रहे हैं, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर जो भी है मिस्टर एक्स फॉर द
असेसमेंट ईयर 2021 जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है। तो इसको आप कैलकुलेट करने का कोशिश करेंगे तो आपके पास कैसा डाटा व्यू होगा। फाइनल आंसर बात कर रहे हैं, अभी हम पीछे गए नहीं, फिर हम रिवर्स गियर लगा के उल्टा करके हम लोग कोशिश करेंगे। आपके बुक में भी ये फॉर्मेट दिया हुआ है, फिर भी आप देखिए। एक तो आएगा आपके पास, सबसे पहला आएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जिसको हम लोग शॉर्टकट में GAV भी बोलते हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। उसमें से आपको एक डिडक्शन मिलेगा लेस टैक्स पेड। सब डिटेल में चर्चा होगा टैक्स पेड। तो टैक्स होगा वो होगा म्युनिसिपल टैक्स। इसको आप हटा लोगे तो ये निकल के आएगा, इसको हम लोग बोलेंगे नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू, जिसको शॉर्टकट में NAV भी बोलते हैं, राइट। उसके बाद भी आपके पास कुछ डिडक्शंस दिए जाएंगे, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 आपको डिडक्शंस मिलेगा। इसका एक तो है स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% मिलेगा ऑफ NAV। दूसरा इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट ऑन लोन, घर बनाने के लिए जो आपने लोन लिया हुआ था उस पे इंटरेस्ट का आपको डिडक्शन आपको मिलेगा। सब डिटेल में चर्चा होगी, कितना मिलेगा, किस कंडीशंस में मिलेगा, वो सब ध्यान में देखना है। एक बार हम रफली आइडिया ले रहे हैं हाउस प्रॉपर्टी का, ये निकल के आएगा। इसी को हम लोग बोलेंगे टेक्निकली इनकम या टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी, राइट। अब ये फाइनल आंसर होगा, लेकिन ये फाइनल आंसर करने के से पहले आपको बहुत सारा लॉ का जानकारी में आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इनकम टैक्स में जो बातें कही गई हैं उसकी जानकारी के बिना आप ये क्वेश्चंस तो सॉल्व कर पाओगे, हो सकता है, लेकिन आपको डेप्थ नॉलेज, डिटेल नॉलेज नहीं हो पाएगा। तो एक एक चीज को हो सकता है 1 से 2 लेक्चर अपना लगे, एक एक चीज को पहले हम एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि हमारे पास हाउस प्रॉपर्टी के हेड में इनकम जो टैक्सेबल होगा वो कौन कौन से होगा। देखिए, आपको नॉर्मल इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप लेमैन की तरह, अभी आप बिल्कुल फ्रेश की तरह अगर सोचोगे तो क्या मकान संपत्ति से आय जो होगा वो टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा, किन किन कंडीशंस में होगा, एक एक कर को उसको डिटेल में करेंगे। आपके पास बुक भी अवेलेबल है, आप उसको भी रीड करने का कोशिश करोगे तो भी आपको बात बनेगा। लेकिन बहुत सारी इसमें बातें ऐसी होंगी जो डीमिंग फिक्सेशन पे चलेगी, मतलब आपको लगेगा ये क्या हो रहा है, बट लॉ में लिखा हुआ है तो आपको वो मानना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं, बहुत सारी बातें एक्सप्रेस रूप में कह दी जाती हैं कि साहब आपको ऐसा करना है तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। तो लॉ में ऐसा लगेगा कि हाजी ये आपका इनकम जो कैलकुलेट होके आ रहा है ये कैसे आ रहा है। चलिए एक एक पॉइंट्स को हम स्टार्ट करेंगे डिटेल्स में करने से पहले। उससे पहले हम आपको एक पिक्चर दिखाना चाहते हैं। देखिए, ये है जी आपका घर का फोटो और ये है आपका जमीन का फोटो। अब बात है कि एक चीज और आप ध्यान में रखिएगा, हम जितना भी टॉपिक डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट करेंगे। आप नॉर्मली ये मत सोचना कि सर ऐसा होता नहीं है, बिल्कुल नहीं होता होगा प्रैक्टिकल लाइफ में, फिर भी लेकिन आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। कैसे? लेट सपोज दैट, मान लेते हैं आप ट्रेन में ही सफ़र करते हैं, तो ट्रेन में सफ़र जब आप करते हैं तो क्या टिकट लेते हैं कि नहीं लेते हैं? तो टिकट लेना लीगल फॉर्म है। हाँ, बहुत सारे लोग विदाउट टिकट भी ट्रेवल करके निकल जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो बंदा कह रहा है कि टिकट लेने की आवश्यकता है तो आप उसको गलत नहीं ठहरा सकते। टिकट लेना लीगली अलाउ है, आपको लेना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अदरवाइज आप पकड़े जाने पे आपको
जुर्माना हो सकता है। सेम कंडीशंस इधर भी है। आप प्रैक्टिकल लाइफ में डे टू डे देखेंगे, जब इस चैप्टर को आप फिनिश करोगे तो एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू तो तैयार होगा ही होगा। उसके साथ साथ आप ये भी देखोगे कि क्या प्रैक्टिकल में वाकई सब लोग इस इनकम पर टैक्स देते हैं। आपको जवाब मिलेगा मोस्ट ऑफ द केस में नहीं, क्योंकि लोग इससे अनजान है या देना भी नहीं चाहते। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ये टैक्स नहीं लगता है, हम गलत पढ़ रहे हैं, राइट। तो थ्योरेटिकली अध्ययन करने में आपको वो बातें पढ़नी होती है जो कि थ्योरी लाइफ में होती है। प्रैक्टिकल उसका इम्प्लीकेशन होता है कि नहीं होता है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। एक और एग्जांपल लेके बताते हैं आपको। लेट्स सपोज दैट आप स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, तो मास्टर जी क्या बताते हैं आपको? अच्छी अच्छी बातें बताते हैं कि हाँ जी, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। ये सारी बातें हमको पढ़ाई जाती है। अब घर पे आके हो सकता है वही मास्टर जी अपने घर वालों से भी झूठ बोलते हैं, आपसे भी झूठ बोलते हैं। इसका मतलब ये कतई नहीं होना चाहिए कि आपको वो स्कूल में जो पढ़ाया जाए, नहीं प्रैक्टिकल लाइफ में जाके झूठ बोलना होता है। दैट इज द बिल्कुल डिफरेंट थिंग्स होगा। तो हम ध्यान से, हम जो स्टार्ट कर रहे हैं ये सारी बातें लॉ के अकॉर्डिंग होगी। प्रैक्टिकल भी हम इम्प्लीकेशन दिखाएंगे आपको, होता है नहीं होता है। चलिए, तो ये लॉ है, तो लॉ के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था कि अगर सड़क के बाईं ओर चलना है तो ये कानून है, लिखा हुआ है। अब वैसे ही इनकम टैक्स एक्ट एक कानून है। सारा डिटेल पीछे के वीडियो में बताया जा चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो वहां से जाके देख सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट एक कानून है और उस कानून के अंदर ही भारत में आयकर लगेगा। तो आयकर जो लगेगा उसके लिए भी 5 हेड डिसाइड कर दिया गया। पहला हेड क्या था? आप सैलरी कमाते हैं। दूसरा, मकान संपत्ति से आय है। तीसरा, व्यापार है। चौथा, आपके पास कैपिटल गेन है। पांचवा, अदर सोर्स है। तो उसमें से एक पॉइंट को उठा रहे हैं, वो है हाउस प्रॉपर्टी। अब हाउस प्रॉपर्टी पे टैक्स लगना है, तो टैक्स लगाने के लिए आपके पास कुछ कंडीशंस दिया रहेगा। वो कंडीशंस को हम आज कम से कम इतना डिस्कस करने का हम कोशिश करते हैं। देखिए, मकान संपत्ति से जो आय होगा उसमें क्या बातें निकल के आएगी। सबसे पहले, मकान संपत्ति से आय का मतलब ये है कि उससे जो किराया आएगा उसके बारे में बात करेगा। नट सेल में किराया नहीं भी आएगा तो भी टैक्स लगेगा, देखेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? एक कंडीशंस तो ये होना चाहिए कि आपके पास होना चाहिए हाउस। डिटेल में चर्चा करेंगे कि हाउस किसको बोलते हैं, वो देखते हैं। पहला कंडीशन, हाउस होना चाहिए। इसके साथ साथ, हाउस के साथ अगर कोई खाली जमीन अटैच में है, कोई खाली जमीन अटैच है, कोई लैंड अगर अटैच है, वो भी इस हाउस में ही कवर हो जाएगा। ये दोनों को कंबाइंडली हम बोलेंगे हाउस। तो सबसे पहला कंडीशन हाउस तो होना चाहिए। अगर घर ही नहीं है तो आमदनी होगा ही नहीं, राइट। और हाउस के साथ साथ क्या होना चाहिए? इस हाउस का ऑनरशिप होना चाहिए। जो मिस्टर एक्स था वो इस घर का ऑनर होना चाहिए। ऑनर, ऑनर का मतलब मालिक, मालिक होना चाहिए। अदरवाइज ऐसा नहीं होगा कि घर है किसी और का और आपको उठाकर टैक्स लगा दे, राइट। अब ये घर जो हो सकता है, तो दो सिचुएशन हो सकता है। या तो इस घर में आप खुद रहते हैं, खुद रहते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में सेल्फ ऑक्युपाइड। या हो सकता है रेंट पे चढ़ा, रेंटर। या तो खुद रहते हो या किराए पे चढ़ा रखा है, राइट। चलिए, तो ये सारा सिचुएशन पहले होना चाहिए आपके पास। अब थोड़ा सा अगर डिटेल्स में हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे, इसको भी अलग करेंगे, इसको भी अलग करेंगे, सबको करेंगे, राइट। तो सबसे पहला वर्ड निकल के आ रहा है हाउस। तो हमने पीछे एक फोटो भी डाला हुआ है, ये घर है। अब मान लेते हैं ये घर है, अब इसको किराए पे आपने चढ़ा दिया, तो ये घर को किराए पे चढ़ाया, जो भी आमदनी आ रहा है इसी पे टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं। अब इसके साथ साथ कह रहे हैं कि अगर ये वाला आपका एरिया है जो खाली जगह भी है, इसको भी किराए पे चढ़ा दिया, जो घर के साथ ही है, अलग नहीं किया जा सकता। तो आप सिंपल जब देखोगे डेफिनेशन, तो आपको मिलेगा कि हाँ, घर के साथ साथ अगर कोई लैंड भी है उसको भी अगर किराए पे दिया है तो वो भी हाउस का ही पार्ट होगा। यानी कि अगर हाउस का पार्ट होगा तो जो भी इसका इनकम बनेगा वो हाउस प्रॉपर्टी के हेड में ही बनेगा। प्रॉपर घर बना हुआ है सबके लिए, हाउस प्रॉपर्टी के हेड में ही इसको टैक्सेबल किया जाएगा। लेकिन
अगर आपके पास केवल खाली जमीन है और उसको किराए पे लगाया हुआ है आपने, तो टैक्स तो लगेगा, लेकिन इस हेड में नहीं लगेगा। इस हेड में इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी में आपको ये टैक्स नहीं लगेगा। मतलब ये कहाँ चला जाएगा? अदर सोर्स में। तो अदर सोर्स का जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे। अभी फिलहाल ये हाउस प्रॉपर्टी में आपका टैक्स यहाँ पे नहीं लगेगा। चलिए, ये बातें मैंने अपने मन से नहीं कही है। आप अपना बुक जब उठाएंगे उसको भी हम रेफर करवा देते हैं। एक बार देखिए आप अपने बुक का टेक्स्ट लेटर और उस पर देखते हैं इस बार क्या कहता है। देखिए आपके सामने निकल के आ रहा है, आप देखेंगे यहाँ पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मकान संपत्ति से आय, आय का दूसरा शीर्षक है। यहाँ पे दूसरा शीर्षक इस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा है कि आपके पास ये सेकंड चैप्टर में हमने पहले स्टार्ट किया, इसमें उन मकानों अथवा उससे लगी जमीनों, देखिए यहाँ पे उन मकानों, मकान के साथ साथ उनसे लगी हुई जमीनों के वार्षिक मूल्य। अब ये क्या होता है वार्षिक मूल्य? यही तो सारा इसमें कहानी है, देखेंगे। अभी होल्ड करते हैं। वार्षिक मूल्य अभी मान के चलो कुछ रेंट आएगा उसकी बात कर रहा है, जैसे 2 लाख रुपया। मूल्यों पर आय कर लगाया जाता है, जिनका करदाता स्वामी हो, यानी कि जो कर जो भी करदाता है वो उसका ऑनर होना जरूरी है। अगर ऑनर ही नहीं होगा तो टैक्स उसको लगेगा। इस शीर्षक में केवल वही मकान कर योग्य होंगे जो कि किराए पे उठाए गए हों अथवा स्वयं के रहने के लिए प्रयोग किया गया हो। या तो वो किराए पे चलता हो या वो खुद ही उसमें रहता हो। देखेंगे अब खुद ही उसमें रहते हैं फिर भी आपको कैसे टैक्स लगेगा, ये थोड़ा सा आपको अजीब सा लगेगा कि सर अपना घर है और हम खुद ही रहते हैं और उस पर आपको टैक्स देना है। एक्चुअली में देना भी पड़ता है लीगल फॉर्म में। देखेंगे सिचुएशन धीरे धीरे। अभी क्या है कि टैक्स से अभी आप फैमिलियर हो रहे हैं, बहुत सारी बातें आपको देखने को अभी मिलेगा, राइट। अथवा अंशतः स्वयं के प्रयोग में हो अथवा अंशतः किराए पे उठाए हो। मतलब कुछ पोर्शन आपने किराए पर लगा दिया, कुछ पोर्शन में आप खुद ही रहते हो। परंतु वे मकान इस शीर्षक में करयोग्य नहीं होंगे जिनका करदाता अपने व्यापार में यूज करता है। मतलब आपके पास कोई ऐसा मकान है जिसमें आपका दुकान चलता है, शॉप चलता है, उसकी बात यहाँ पे नहीं होगी। होगी बात कहाँ पे? प्रॉफिट एंड बिजनेस के में, व्यापार एवं पैसे से हेड के अंतर्गत में, राइट। अब थोड़ा सा आज का लेक्चर जो है अपना है वो उसमें कम से कम हम ये समझने का कोशिश कर ले कि भवन अथवा मकान किसको बोलते हैं। देखिए क्लियर कट लिखा हुआ है, आप ध्यान से अगर पढ़ोगे आप, भवनों अथवा मकानों अथवा उससे लगी हुई जमीनों पर, राइट। पहला वर्ड जो है इस शीर्षक में मकानों, भवनों तथा उससे लगी हुई जमीनों की आय पर कर लगता है। मतलब लैंड जो अटैच है जमीन के साथ, जो कैंपस है आपका, वो इसमें कवर करने की बात कर रहा है। वह जमीन जो किसी मकान या भवन के साथ न लगी हो, मैंने आपको एग्जांपल भी बताया। मतलब ऐसा जमीन जो कि आपके भवन के साथ नहीं हो, मतलब कहीं और हो, अगर उसको रेंट पे दिया है, आपके पास एक प्लॉट है, आपने किराए पे दे दिया है, टैक्स तो लगेगा लेकिन इस हेड में नहीं लगेगा, राइट। तो इस हेड में आपकी आय अन्य साधनों से आय में, मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आपके पास जाके कैलकुलेट किया जाएगा। कैलकुलेट करने का तरीका है, ये क्या फर्क पड़ेगा अगर यहाँ पे करोगे, क्या फर्क पड़ेगा अदर सोर्स में करोगे, उसका भी रिलेवेंस धीरे धीरे मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। फर्क पड़ेगा, जैसे आप समझ लो एक बार और समझने के लिए कि आप हेड की बात करते हैं हम, तो हेड के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास ये निकल के आ रहा है कि हेड में हमारे पास क्या दिक्कत आएगी कि अगर हेड चेंज होगा तो इसके लिए भी देख लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास ये कमरा है, आपका घर है, ये 3 कमरे हैं, राइट। 3 कमरा अलॉट किया गया है। एक है मामा जी के लिए, ये है जीजा जी के लिए और ये है फूफा जी के लिए। तो तीनों कमरे में सुख सुविधाएं हो सकता है अलग अलग दिया जा सकता है। जीजा जी अगर नए हैं तो उनको नया नया आपको पकवान दोगे तो उनका ट्रीटमेंट अलग होगा। फूफा जी थोड़े से पुराने हो चुके हैं तो हो सकता है उनको थोड़ा सा ट्रीटमेंट कम मिले। मामा जी तो घर के आदमी हैं, मम्मी के भाई हैं, तो उनको हो सकता है आए तो चाय पानी से भी काम चलाया जा सकता है, तो मामा जी नाराज नहीं होंगे क्योंकि उनकी वो बहन का घर है। तो ये जो 3 घर है, वैसे ही इनकम टैक्स में 5 घर को बनाया गया है। 5 घर का मतलब ये है, एक घर है सैलरी का, दूसरा है हाउस प्रॉपर्टी का, तीसरा है
व्यापार का, चौथा है पूंजीगत आय का और पांचवा है अदर सोर्स का। तो इस घर का भी महत्व है, ऐसा नहीं है महत्व नहीं है। इसी के लिए इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात कर रहे हैं कि हेड में चेंज होगा तो क्या होगा, टैक्स तो लगेगा बट हेड भी चेंज होगा तो भी फर्क पड़ सकता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो यहाँ पे बात आ रही है कि आपके पास अन्य साधन से आय शीर्षक में सम्मिलित किया जाएगा। मकान से लगी हुई भूमि में मकान का कंपाउंड लिखा हुआ है क्लियर कट में, खेल का मैदान, सब्जी का बगीचा भी अगर लगाते हैं सब शामिल है। मतलब एक बार भवन का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मतलब भवन में आपके पास भवन के साथ साथ उसके साथ कंपाउंड जो है, जो बाग बगीचा है, जो घर के साथ ही कैंपस में है, वो सारा का सारा इंक्लूड, राइट। एक वर्ड और हम देख लेते हैं कि मकान का स्वामित्व के हिसाब से क्या पे यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है। अगर आप देखोगे तो करदाता उस मकान का स्वामी होना चाहिए। करदाता जो है मकान का स्वामी होना चाहिए। यदि किसी करदाता के पास कोई मकान पट्टे पे है, मतलब आपने किराया पे लिया हुआ है, तो आप उसके ऑनर नहीं है। अगर उसे आपने पुनः किराए पे किसी को दे दिया है, मतलब मान लेते हैं एक्स ने खुद ही किसी से किराए पे लिया हुआ है मकान और वो किसी और को किराए पे दे देता है, तो ये भी किराए का ही आमदनी है, लेकिन वो इसका संपत्ति का मालिक तो नहीं है। उसने खुद ही किराए पे लिया हुआ है और किसी और को दे दिया, तो इस शीर्षक में कर योग नहीं होगा। ऑब्वियसली बात है, आप मकान के मालिक तो है नहीं, आपने खुद ही किराए पे लिया हुआ है। एग्जांपल के लिए मैंने एक शॉप के लिए अपने किराए पे लिया, उसका कुछ पोर्शन निकाल के किसी और को दे दिया, चाय वाले को। हाँ भैया इधर तुम चाय बनाना, मुझे 2000 का महीना दे देना। तो वो 2000 का जो इनकम मेरे को आएगा, वो जो इनकम है मेरा हाउस प्रॉपर्टी इनकम में टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि वो मकान का मालिक मैं नहीं हूँ, मेरा मकान मालिक है, राइट। तो इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा है कि मकान संपत्ति के स्वामी निम्न होते हैं। वो व्यक्ति जिसके नाम में मकान का पंजीकृत है, मतलब रजिस्ट्री आपके नाम पे है, तभी आप मकान के ऑनर कहलाओगे। रहन की दशा में रखने वाला मोर्गेजर स्वामी होगा। जिसके पास मकान रखा हुआ है उसका स्वामी नहीं होगा, राइट। माने गए स्वामी डीम्ड ऑनर में है। इसमें बहुत सारी बातें कही गई है, एक बार आप इसको रीड करेंगे, मैं समरी में बताता हूँ। डीम्ड ऑनर में क्या कहता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन साथी को, मतलब अपनी वाइफ को या हस्बैंड को, अथवा माइनर बच्चे को जो कि विवाहित पुत्री न हो, मतलब माइनर बच्चे ऐसे बच्चे जो 18 साल से कम हो, बिना पैसा लिए, बिना पर्याप्त प्रतिफल के मकान संपत्ति का हस्तांतरण कर देता है। मतलब मान लेते हैं मिस्टर एक्स हैं और एक्स ने अपने वाइफ मिस्टर वाई को कोई मकान ट्रांसफर कर दिया, लीगल ऑनर रजिस्ट्री भी कर दिया बिना पैसा लिए हुए, तो अब तो जमीन का दस्तावेज तो मिस्टर वाई मिसेस वाई के नाम पे है। अब मिस्टर वाई क्या इस जमीन के ऑनर है? नहीं। ये कह रहा है कि अगर एक्स ने बिना पैसे लिए हुए जमीन लिख दिया अपनी वाइफ को, और उस केस में एक्स को ही उस मकान का स्वामी माना जाएगा, ना कि वाई को। यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है कि क्वेश्चन जब बनाने जाओगे आप, तो ऐसा बातें शुरुआत में लिखा हुआ हो सकता है, ऐसा नहीं क्वेश्चन आप बना देना पता चले कि वाई ऑनर ही नहीं थी। तो यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन साथी को अथवा किसी अवयस्क बच्चों को जो विवाहित पुत्री न हो, बिना पर्याप्त प्रतिफल लिए अपने मकान संपत्ति हस्तांतरण कर देता है, तो हस्तांतरण करने वाला व्यक्ति ही उस मकान का स्वामी माना जाएगा। आपको क्लियर कर दिया मैंने एग्जांपल से। दूसरा है मकान बनाने वाली सहकारी समिति। आपने देखा होगा ना आजकल लीज पे चलता है, जैसे वास्तु विहार है, ये सब चीज है। तो वास्तु विहार वाला आपने सुना होगा कि लीज पे आपको देता है, तो लीज पे दे दिया तो अब ऑनरशिप आपको नहीं है, राइट। आपको ऑनरशिप नहीं है, आप लेसी हो, लेकिन फिर भी आपको ही मकान का मालिक माना जाएगा। मकान बनाने वाली सहकारी समिति द्वारा अपने किसी सदस्य को मकान आवंटित कर दिया जाता है, तो वह व्यक्ति ही इस व्यक्ति स्वामी माना जाएगा। मतलब मैंने अगर वास्तु विहार में एक फ्लैट लिया हुआ है तो मुझे ही ऑनरशिप माना जाएगा, भले ही वो लीज पे है। आंशिक अनुबंध पूरा करने पर यदि किसी व्यक्ति को किसी भवन पर कब्जा पाने का अधिकार मिल जाता है, तो वो व्यक्ति ही माना जाएगा, राइट। तो मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट मैंने किया है और उसको पूरा करने के बाद मेरे पास ऑनरशिप आ जाता है, तो मैं ही उस जमीन का उस मकान का मालिक हूँ। जमीन पट्टे पर लेकर उस पे अपना मकान बनवाने वाला व्यक्ति उस मकान का स्वामी माना जाएगा। मान लेते हैं आपने जमीन को लीज पे लिया है, लेकिन उस पे घर आपने बनवाया,
जमीन लीज पे है और घर आपने बनवाया है तो वो घर आपका ही माना, राइट। चलिए, विवादास्पद स्वामित्व की दशा में कब्जे का स्वामित्व, मतलब कोई लिटिगेशन पे है, कोई ऐसा घर जिस पे लिटिगेशंस में है, तो उस लिटिगेशंस पे होने के कारण जो है आपका जो व्यक्ति कब्जा में रखता है वही उसका स्वामी माना जाएगा। चलिए, तो आज हमने केवल थ्योरेटिकल पोर्शन डिस्कस किया। कल के वीडियो में भी हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ थ्योरेटिकल पोर्शंस को ही डिस्कस किया जाए। एक बार बाउंड्री वॉल आपके पास निकल के आ जाएगा तो आपके बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए थोड़ा थोड़ा 15 मिनट 20 मिनट का वीडियो कोशिश करेंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम 25 मिनट का, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। और कोशिश मेरा ये है कि आप इनकम टैक्स में एग्जाम तो पास हो ही हो, साथ साथ आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज भी आए, ताकि आप अगर कैरियर बनाना चाहते हैं एज ए इनकम टैक्स प्रोफेशनल्स, इधर सीए करके या नॉर्मल बीकॉम ऑनर्स करके भी, तो आप इतने काबिल हो जाएं कि आप कम से कम नहीं 100% तो कम से कम 75% चीज़ों को बीकॉम ऑनर्स करते करते तो क्लियर कर ही ले। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको रेगुलर मेरे चैनल पे बने रहना पड़ेगा। दूसरा काम, आप चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और तीसरा काम, आपको रेगुलर वीडियो को देखना पड़ेगा। चलिए, तो मिलते हैं कुछ ऐसे ही अपने अपडेट के साथ अगले टॉपिक में जो चलेगा। आई थिंक 10 से 15 लेक्चर लग सकते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को करने में, कोशिश करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय यूट्यूब।